गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिजिटल ऑनलाइन क्लास के अंदर। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब मैंने देखा है तो 30 प्लस वॉचिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं। शाबाश, ये होती है लगन हमारी पढ़ने की। तो आज नया कौन जुड़ा है मुझे बताएगा पहले तो कोई लिख करके कि सर मैं आज ही क्लास में आया हूँ, तो उस हिसाब से मैं थोड़ी चर्चा करूँ अपनी। आप मुझे लिख के बताइए सर मैं आज ही जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रुक्मणी सैनी, गुड मॉर्निंग गोविंद कुमार, आयुष चौधरी, सूर्या गेमिंग, जया शर्मा, मयंक गुड मॉर्निंग, महेश बेनीवाल गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम तो वही बात है, आप अपने मित्रों के साथ जो पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा शेयर किया करें, उन्हें प्रेरित किया करें कि हम लोग लाइव क्लास के अंदर कुछ हद तक ऑफलाइन जैसा महसूस कर सकते हैं। देखिए ऑफलाइन का एग्जैक्टली तो नहीं आएगा कभी भी, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। मोनिका चौधरी आज ही जुड़ी है। ओके बेटा, आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, हम लोग ऐसा प्रयत्न करेंगे। लेकिन फिर भी कोई समस्या होती है तो अवश्य आप साथ में लिखिएगा, ताकि हम लोग उस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। विकास स्वामी भी आज ही जुड़े हैं। नो प्रॉब्लम बेटा, आप भी पूछिएगा जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है। ओके, विवर्तन थोड़ा सा मैं करूँगा चर्चा। आज नए बालक आए हैं, उनके लिए भी मुझे दोबारा चर्चा करनी होगी विवर्तन की। थोड़ी सी आप धैर्य रखिएगा, अभी हम शुरू कर रहे हैं। ओके, उम्मीद है आपने शेयर कर दिया होगा। ये खतरनाक काम होता है भी एक तो ना, वीडियो हमने शुरू किया नहीं है और डिसलाइक करने वाले पहले आ जाते हैं। वे तो देख के डिसलाइक किया करो तो हमें भी समझ में आएगी अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम थी इन्हें। वीडियो स्ट्रीम शुरू होने से पहले ही डिसलाइक। ज्योति तिवारी भी आज ही जुड़े हैं। नो प्रॉब्लम बेटा, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको भी समझ में आए, और कोई समस्या रहती है तो आप इसमें भी पूछ सकते हैं। और आप लोग डायरेक्टली हमारे नंबर पर संपर्क करके भी आपकी समस्या हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है, पीछे का टॉपिक हमें नहीं आता। सपोज मान लीजिए तरंगाग्रह का हमें नहीं पता, तो यहाँ तो मैं तरंगाग्रह नहीं बताऊँगा, तो आप मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली एक एक बच्चे को भी समझा दूंगा। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है ऐसा करने में। पायल सेवदा गुड मॉर्निंग। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़ने वाले बालक हैं वो लाइक करते हैं, अगर उन्हें समझ में आता है तो बिल्कुल। डिसलाइक भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा तो होना ही चाहिए। सारे के सारे लाइक होते हैं, ऐसा लगता है मैनिपुलेट किए होते हैं जैसे कि। चलिए अनुराधा शर्मा गुड मॉर्निंग, शुरू करता हूँ मैं। देखिए हमने कल जो चर्चा की थी वो था विवर्तन। आयुष चौधरी कह रहे हैं कि सर जो विवर्तन है हाइगेन के जो सिद्धांतानुसार थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सुनिएगा। वैसे तो मैंने कल चर्चा की थी विवर्तन क्या होता है, संक्षिप्त में दोबारा चर्चा करूँगा। मान लीजिए किसी छोटे द्वारक, ये एक द्वारक है बहुत छोटा, कितना है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का है। इस द्वारक का साइज जो है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का है। तो इस कंडीशन में ये प्रकाश जो है उस क्षेत्र के अंदर एंटर करता है जिस क्षेत्र के अंदर क्या होनी चाहिए थी, इसकी ज्योमेट्रिकली स्ट्रक्चर के कारण शैडो होनी चाहिए थी। मतलब जहाँ इसकी ज्यामिति के कारण छाया होनी चाहिए थी, वहाँ प्रकाश का एंटर करना ही क्या है, विवर्तन है। तो इसके आधार पर विवर्तन की डेफिनेशन क्या बनती है बेटा, जब प्रकाश किरणें किसी संकीर्ण द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों पर आपतित होती है तो वहाँ से वे प्रकाश किरणें क्या होती है, मुड़ जाती है, अर्थात ज्यामिति छाया क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश का यूँ मुड़ना ही क्या है, विवर्तन है। अब हाइगेन क्या कहते हैं सुनिएगा। हाइगेन ये कहते हैं कि जो ये द्वारक है आपका,
इस द्वारक का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? द्वितीयक स्रोत, मतलब प्रकाश का सोर्स का काम करेगा प्रत्येक बिंदु। और यहाँ से क्या उत्पन्न होगी? तरंगिकाएँ। हाइगन थ्योरी आपको पता है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही है। यहाँ से क्या उत्पन्न होगी? तरंगिकाएँ, और वो तरंगिकाएँ आगे बढ़ेगी। वो तरंगिकाएँ क्या होगी? आगे बढ़ेगी और किस में प्रवेश कर जाएगी? ज्यामिति छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। ओके बेटा, और इसको ही हम क्या कहेंगे? विवर्तन कहेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आप वीडियो देखने आए हैं तो पूरा देख के जाइएगा ताकि आपको इसमें बेनिफिट अवश्य मिले। प्रियंका मेघवाल, सर मैं भी आज ही जुड़ी हूँ। क्यों भाई, इतना लेट क्यों जुड़ रहे हैं? आज ही जुड़े हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। और समस्या आए तो नीचे आपको नंबर दिख रहे हैं फ्लैश होते हुए, इन पर भी कॉल कर सकते हैं। और मेरे नंबर है तो डायरेक्ट मेरे को भी कॉल कर सकते हैं आप। किसी भी टॉपिक संबंध में आपको नोट्स चाहिए, वैसे तो नोट्स वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कॉल कीजिएगा। विक्की भाट, गुड मॉर्निंग। तो ये तो था कल का विवर्तन जो हमने स्टडी किया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देख लीजिए। देखिए, हम लोग विवर्तन के दो टाइप पढ़ेंगे। विवर्तन मुख्यतः कितने प्रकार का है? विवर्तन के मुख्यतः दो प्रकार हैं। ओके, विवर्तन दो टाइप का है। कौन कौन से हैं? दो विवर्तन कौन कौन से हैं? एक तो है फ्रेनल विवर्तन। ओके, फ्रेनल विवर्तन की चर्चा डिटेल से जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉलेज में है आपके। पहले हमारे सिलेबस में होती थी, सिलेबस चेंज होते रहते हैं आपको पता है। अब इसकी डिटेल से जो चर्चा है कॉलेज में है। एक है फ्राउनहोफर विवर्तन। ओके, ये दो टाइप के विवर्तन हैं। संक्षिप्त में पहले दोनों के बारे में थोड़ा जान लें, फिर हम इसकी विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं आज ही। ओके, इसकी हम व्याख्या करेंगे, इसकी नहीं करेंगे। तो पहले तो फ्रेनल विवर्तन होता क्या है ये जान लीजिए। किसके बारे में जान रहे हैं हम लोग? फ्रेनल विवर्तन के बारे में जान रहे हैं। ये क्या होता है भाई? देखिए, यहाँ है द्वारक, ये हो गया अपना द्वारक। ओके, और द्वारक के सामने यहाँ है प्रकाश स्रोत, बिंदुवत प्रकाश स्रोत। ध्यान दीजिए शब्दों पर, बिंदुवत प्रकाश स्रोत, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा? तरंगाग्र आएगा। कैसा आएगा वो आप जानते हैं, गोलीय तरंगाग्र आएगा, ठीक है। तरंगाग्र हमेशा 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 तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। इसका मतलब तरंग ऐसे जा रही है, संचरण की दिशा इस प्रकार से है, त्रिज्यीय दिशा में प्रकाश संचरित हो रहा है, ठीक है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। तो ये क्या है बेटा? ये है इधर आपके सामने जो पड़ा है, ये है द्वारक। एक द्वार है, छोटा सा संकीर्ण तरंग दैर्ध्य की कोटि का। इसके सामने क्या रखा है? एक परिमित दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर प्रकाश स्रोत रखा गया है। श्री राम कशवा जी, नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। आप वेबसाइट पर आगे नोट्स को देख सकते हैं। टेक्निकल टीम, इस कमेंट सेक्शन को ऑन करना है, यहाँ चैट रुका हुआ है, देखिएगा, ठीक है बेटा। तो आगे क्या रखा हुआ है? आगे रखा हुआ है बेटा एक पर्दा, ठीक है। ये क्या है? पर्दा है। ओके, अब होता क्या है? होता क्या है, यहाँ से जो तरंगिकाएँ निकलेगी, यहाँ से जो तरंगिकाएँ निकलेगी एक्चुअली वो भी गोलीय होती है। मतलब कौन सा तरंगाग्र यहाँ से निकलता है?
गोलीय तरंगाग्र निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पैटर्न बनता है, कैसा पैटर्न बनता है वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पहुँचती है और इधर यहाँ पहुँचती है द्वितीयक तरंगिकाएँ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने चर्चा की थी कि स्लिट का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करता है, द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करता है, जहाँ से तरंगिकाएँ उत्पन्न होगी और वो कहाँ पहुँचेगी? पर्दे पर पहुँचेगी। और इन तरंगिकाओं के बीच में क्या होगा? इन तरंगिकाओं के बीच में अध्यारोपण होगा। इन तरंगिकाओं के बीच में अध्यारोपण होगा बेटा। तो यहाँ पर अपने को चमकीले और काले पैटर्न नज़र आएंगे। वो कैसे हैं देखिएगा। जिन्होंने पहले की क्लासें अटेंड नहीं की है उन्हें यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मैं उसका भी डिस्कस कर दूँगा। कुछ ऐसा पैटर्न मैं बना रहा हूँ, ऐसा पैटर्न यहाँ प्रतीत होता है। ये ग्राफ है बेटा जो मैंने बनाया है अभी। इस ग्राफ का मतलब क्या है सुनिएगा। देखिए यहाँ ज़्यादा बड़ा उभार दर्शाया गया, इसका मतलब यहाँ तीव्रता, तीव्रता तो समझते होंगे आप, प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ भी तीव्रता अर्थात प्रकाश की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। बीच में प्रकाश की मात्रा कम ज़्यादा हो रही है लेकिन शून्य नहीं हो रही। बीच में प्रकाश की मात्रा कम ज़्यादा तो हो रही है लेकिन शून्य नहीं हो रही। ऐसा पैटर्न अपने को प्रतीत होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, कमेंट सेक्शन रुक गया है। मैं इस मेरे फ़ोन में ही देख लेता हूँ आपके कमेंट। 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, अब मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। शायद तो 40 बच्चे वॉचिंग कर रहे हैं लाइव में, बहुत अच्छी बात है ये तो ठीक है बेटा, ये आपको इतना ही जानना था। मैं दोबारा बता दूं क्या है यह फ्रेनल वाला। फ्रेनल के अंदर गोलीय तरंगाग्र आपतित होगा स्लिट पर, स्लिट बोलते हैं द्वारक को। ठीक है, और यहाँ से जो विवर्तित होगा, ये क्या है? विवर्तित हुआ है, विवर्तित होगा, वो भी कैसा होगा? गोलीय होगा और पर्दे पर इस प्रकार का पैटर्न बढ़ेगा। ठीक है, इसे समझने के लिए कुछ एक परिकल्पनाएं करनी पड़ती है। ठीक है, अर्धावर्ती कटिबंध, ऐसी परिकल्पनाएं आप कॉलेज में पढ़ेंगे। अर्धावर्ती कटिबंध की परिकल्पना करके इसकी स्टडी की जाती है, जिसका आप विस्तृत अध्ययन कहाँ करेंगे? कॉलेज में करेंगे। ओके, इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये होती है परिमित। परिमित का मतलब जानते हो? निश्चित, अनंत नहीं होती। और ये डिस्टेंस भी क्या होती है? परिमित होती है, मतलब निश्चित होती है। तो आपको अगर इसमें लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं कि फ्रेनल विवर्तन के अंदर स्लिट के तल से प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों ही परिमित दूरी पर होते हैं तथा स्लिट पर आपतित तरंगाग्र गोलीय तथा विवर्ती तरंगाग्र भी गोलीय होते हैं। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो कौशल्या डूडी आज ही जुड़े हैं क्या आप? गुड मॉर्निंग। संतोष डूडी, अच्छा ठीक है, आपका ही नाम है कौशल्या डूडी। गुड मॉर्निंग। ओके ओके, तो ठीक है बेटा, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप मुझे पता है कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ लेंगे। यही विद्यार्थियों की विशेषता होनी चाहिए। अब मैं चर्चा करूँगा फ्राउनहोफर विवर्तन की। किसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं? फ्राउनहोफर विवर्तन की। ये क्या होता है ये देखिए, ये रहा द्वारक। ओके, ये रहा द्वारक, बहुत छोटा द्वारक है, बस आपको दिख सके इसलिए आवर्धित करके दर्शा रहा हूँ। यहाँ है बिंदुवत प्रकाश स्रोत, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, बिंदुवत प्रकाश स्रोत बोल रहा हूँ मैं। ओके, इसके सामने हमने रखा है एक उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस रखा है, उत्तल लेंस। लेकिन ये जो प्रकाश स्रोत है ना, वो इसके फोकस बिंदु पर है। कहाँ है? फोकस बिंदु पर है।
ये प्रकाश स्रोत। तो आपने पीछे का चैप्टर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी आपको पता है कि यदि प्रकाश स्रोत फोकस बिंदु पर है, अर्थात प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से आ रही है, तो अपवर्तन के बाद वे मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार से जो प्रकाश किरणें आ रही है प्रथम फोकस बिंदु से, वे सभी की सभी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक काम करता हूँ, स्लिट को थोड़ा सा बड़ा और दर्शा देता हूँ आपके सामने। ये होगी अपनी स्लिट, ओके। इसकी चौड़ाई वैसे बहुत कम है, कितनी है, ये इसकी चौड़ाई जो है, स्लिट की चौड़ाई जो है, आकार जो है, वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का है। भावना सैनी थोड़ा रिपीट, बिल्कुल बेटा रिपीट कर देता हूँ, इसकी चर्चा करके रिपीट कर देता हूँ दोनों को, नो प्रॉब्लम। ये जो आ रहा है कौन सा तरंगाग्रह हुआ, फिर ये हुआ समतल तरंगाग्रह। नाम कुछ भी रख दीजिए, मैं तो WW' रखूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी रखिए। ये कैसा तरंगाग्रह है, समतल। पहले वाले में कौन सा तरंगाग्रह आपतित था, गोलीय। इसमें कैसा तरंगाग्रह आपतित होता है, समतल। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये प्रकाश किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, इस स्लिट को, इस स्लिट को आती हुई प्रतीत हो रही है अनंत से। ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, स्लिट को अनंत से, समांतर आ रही है ना, तो कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, अनंत से। तो हम ये कहेंगे जो प्रकाश स्रोत है ना, कौन, प्रकाश स्रोत जो है, प्रकाश स्रोत आभासी रूप से कहाँ मान सकते हैं, अनंत पर माना जा सकता है। प्रकाश स्रोत से दूरी, ठीक है, आभासी रूप से क्या मानी जा सकती है, अनंत मानी जा सकती है, क्योंकि प्रकाश किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, अनंत से आती हुई प्रतीत हो रही है। ओके बेटा। अब इधर भी क्या होगा, जब यहाँ से विवर्तित होगा प्रकाश, प्रकाश का विवर्तन होगा, तो ये जो तरंगिकाएं हैं, यहाँ स्रोत का काम करेगा ना, ये स्लिट का जो भाग है, ये द्वितीयक स्रोत का कार्य करेगा, किसके अनुसार, हाइगेन के अनुसार। हाइगेन हमने पढ़ा था पीछे, उसके अनुसार ये द्वितीयक स्रोत का कार्य करेंगे सारे के सारे बिंदु। तो यहाँ से कुछ तरंगिकाएं तो ऐसी होगी जो बिना मुड़े सीधी गुजर जाएगी, कुछ तरंगिकाएं तो क्या होगी, बिना मुड़े सीधी गुजर जाएगी, और कुछ तरंगिकाएं क्या होगी, विवर्तित हो जाएगी, ठीक है। और ये विवर्तित तरंगिकाएं भी आप देख सकते हैं क्या है, परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर है। तो इनसे निर्मित तरंगाग्रह कैसा होगा, समतल ही होगा। कैसा होगा, समतल तरंगाग्रह होगा। आपतित कैसा हो रहा है, समतल। आपतित कैसा हो रहा है, समतल। और विवर्तित हुआ वो कैसा है, समतल। अगर आप इसे किसी पर्दे पर फोकसित करना चाहते हैं, पर्दे पर फोकसित करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक लेंस रखना पड़ेगा, और शर्त यह होनी चाहिए कि पर्दा जो है वो कहाँ हो, फोकस तल में हो। किसका फोकस तल होना चाहिए, यह है, ये लेंस का फोकस तल होना चाहिए, ठीक है। इस स्थिति में इस लेंस द्वारा इन परिकिरणित तरंगिकाओं को कहाँ फोकसित कर दिया जाएगा, इस पर्दे के ऊपर फोकसित कर दिया जाएगा, और हमें एक पैटर्न प्रतीत होगा। कैसा पैटर्न बनता है, यहाँ समझिएगा, ये है एकदम मिड वाला पॉइंट, मध्य पॉइंट है। तो यहाँ क्या होता है, इधर से बनाना शुरू कर देता हूँ मैं। यहाँ कम तीव्रता, फिर थोड़ी ज़्यादा तीव्रता, फिर थोड़ी और ज़्यादा तीव्रता, और फाइनली काफ़ी उच्च तीव्रता, और फिर इधर कम तीव्रता, और यहाँ फिर थोड़ी और कम तीव्रता, और फिर यहाँ थोड़ी और कम तीव्रता।
ऐसा पैटर्न बनता है यहाँ। ये कैसे बनेगा वो हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम संक्षिप्त में जान रहे हैं कि है क्या, कुछ संक्षिप्त में जान रहे हैं, डिटेल से चर्चा अभी करेंगे इसकी। ओके, ये कैसे बनता है, यहाँ उच्चिष्ट क्यों बना, यहाँ छोटा क्यों बना, ये सब जानेंगे हम। ओके, तो यहाँ क्या है, तीव्रता उच्च है, यहाँ तीव्रता क्या है, उच्च है, यहाँ तीव्रता क्या है, यहाँ तीव्रता कम है, यहाँ तीव्रता और कम है, लगातार तीव्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ऐसा पैटर्न बनता है। श्री राम कशवा जी आप क्या लिख रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। अनिल सिवन 42 44, बिल्कुल बेटा आप पढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपने शेयर किया है तो बढ़ना स्वाभाविक है ही है। जब बच्चे मतलब छात्र की शक्ति दिखती है तो उसके सामने बाकी शक्तियाँ कम पड़ जाती है। गुड मॉर्निंग सर, एक बार वापस, बिल्कुल बेटा वापस बता देता हूँ, सुन लीजिए, सुनिएगा। देखिए ये है विवर्तन, ये तो मैं दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको पता है कि एक छोटे द्वारक पर जब प्रकाश आपतित होता है तो वो फैल जाता है, मतलब जहाँ पर शैडो होनी चाहिए थी, जहाँ पर छाया होनी चाहिए थी, वहाँ उसकी एंट्री होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। अब बात आती है विवर्तन के टाइप। फ्रेनल और फ्रॉनहोफर दो टाइप हैं। ओके, फ्रेनल में क्या होता है, फ्रेनल में जो द्वारक होता है जिसको हम स्लिट बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश नेम है स्लिट, जो स्लिट है द्वारक है उससे स्रोत और पर्दा दोनों ही परिमित दूरी पर होते हैं, एक निश्चित दूरी पर होते हैं। आपने व्यतिकरण पढ़ा है, व्यतिकरण में आपने जाना था कि 2 स्लिट होती है, 1 पर्दा होता है, लेकिन विवर्तन में कितनी स्लिट होती है, 1 ही स्लिट होती है, पर्दा तो होगा ही होगा। ठीक है, एक प्रकाश स्रोत भी होगा। प्रकाश स्रोत कैसा है, मैंने बोला था कि बिंदुवत है। कैसा प्रकाश स्रोत है, बिंदुवत है। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत के लिए तरंगाग्रह कैसा बनता है, हमने इस चैप्टर की शुरुआत में चर्चा की थी, गोलीय तरंगाग्रह का निर्माण होता है। तो कैसा तरंगाग्रह आपतित हो रहा है, गोलीय तरंगाग्रह आपतित हो रहा है, किस पर, स्लिट पर। स्लिट का प्रत्येक बिंदु किसकी तरह व्यवहार करेगा, द्वितीयक स्रोत की तरह व्यवहार करेगा। ओके, महेश बेनीवाल ये क्या भेजा है विद्या ने, मेरे तो समझ से बाहर है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, कि यहाँ से द्वितीयक वो बढ़ेंगी तरंगिकाएं और वो इधर आगे बढ़ती जाएगी, और ये भी कैसी होगी, गोलीय होगी, ये भी कैसी होगी, गोलीय होगी। ओके, अब ये गोलीय होगी तो इनके यहाँ पर अध्यारोपण से एक पैटर्न बनेगा। मतलब अगर तरंगिकाएं अध्यारोपित होती है, तरंगें अध्यारोपित होती है, तो आप जानते हैं उनमें संपोषी व्यतिकरण होगा या फिर विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो ऐसे व्यतिकरण होने से चमकीले और काले पैटर्न बनने चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादा संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कम के बीच संपोषी हो रहा है, यहाँ भी कम के बीच हो रहा है, यहाँ और कम के बीच हो रहा है, अर्थात विनाशी प्रभावी हो रहा है, यहाँ 100% विनाशी नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब इसकी तुलना में ज्यादा विनाशी हो रहा है। ऐसे पैटर्न बनते जाएंगे और ये तीव्रता का वितरण हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई होगी। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, फ्रॉनहोफर की। तो फ्रॉनहोफर में सिंपल सा है कि प्रकाश स्रोत तो बिंदु होती है, लेकिन लेंस रखने से समतल तरंगाग्रह आपतित हो रहा है, फलस्वरूप ये दूरी प्रभावी रूप से, इफेक्टिव रूप से क्या हो चुकी है, अनंत हो चुकी है स्रोत से। ठीक है, यहां से तरंगिकाएं बनती है। देखिए ध्यान दीजिए, तरंगिकाएं विवर्तित तो सभी और हो रही है, इधर भी हो रहा है, इधर भी जा रही है तरंगिकाएं, इधर भी जा रही है तरंगिकाएं। तो आप अगर इन दोनों को एक साथ देखने लगेंगे तो आपको लगेगा फैल रही है, और ऐसा भी लगेगा कि ये तो जैसे कि गोलीय है, ये तो देखो गोलीय टाइप लग रही है ना,
लेकिन आप पर्टिकुलर, मैंने अलग अलग कलर से इसीलिए बनाई है, पर्टिकुलर इस क्षेत्र में देखिए क्या है, समतल, पर्टिकुलर इस क्षेत्र में देखिए तो क्या है, समतल है। तो ये तरंगिकाएं परस्पर समांतर है, अर्थात कैसे तरंगाग्रह का निर्माण कर रही है, समतल तरंगाग्रह का निर्माण कर रही है। तो इनको अगर आप लोगों को फोकसित करना है तो इनके बीच में क्या रखना पड़ा हमें, लेंस। वो क्या करेगा, फोकसित करेगा पर्दे पर, और पर्दे पर ऐसा पैटर्न प्राप्त होता है। ऐसा पैटर्न कैसे प्राप्त होता है वो तो हम समझेंगे, अभी कितना समय हमारे पास है, चलो हम समझते हैं। विशाल सैनी, उम्मीद है आपका जो प्रश्न था उसका जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला है तो आप मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर डिस्कस करना है इस बिंदु पर तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, इस लेक्चर के जस्ट बाद में कर लीजिएगा चाहे। ओके, तो अब मैं आपको इसकी डिटेल से चर्चा करवाता हूं और प्रयत्न करता हूं कि थ्योरी आपको याद हो, साथ साथ में आप भी साथ साथ में थ्योरी याद करने का प्रयत्न करिएगा। रफ कॉपी आपके सामने होनी चाहिए, पूरा डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है, दो दो चाहे शब्द लिखते जाइए, उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। रफ कॉपी के बिना हम लोग पढ़ें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो मैं इसको कहूँगा एकल झिरी द्वारा विवर्तन, एकल झिरी द्वारा विवर्तन। ये जो द्वारक था, जैसे मैं स्लिट कह रहा था, उसे मैं झिरी भी कहता हूं। कौन सा विवर्तन पढ़ रहे हैं हम, फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर विवर्तन पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप जैसे जैसे मैं चित्र बनाऊंगा वैसे वैसे समझते जाइएगा। माना थोड़ा सा इसे बड़ा बनाता हूं, माना ए बी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए बी। माना ए बी एक झिरी है या स्लिट है। ओके, ये पहली थ्योरी की लाइन हो गई। इस झिरी पर परस्पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित है। कैसे आपतित है, परस्पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित है। आ कहां से रही है, ये भी आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि लेंस L1 लिख लेता हूं, S1 तो नहीं, L1, लेंस L1 के प्रथम फोकस पर, लेंस L1 के प्रथम फोकस पर, फोकस इधर होगा कहीं पीछे, लेंस L1 के प्रथम फोकस पर स्थित प्रकाश स्रोत S से ये प्रकाश किरणें आ रही है। ओके, कौन सा तरंगाग्रह आपतित हुआ फिर, ये अभी चर्चा की थी मैंने अभी तो, और W डैश तरंगाग्रह आपतित हुआ। अब इतनी बातें लिखने की भी जरूरत नहीं, आप संक्षिप्त में लिखना चाहें तो माना स्लिट AB पर एक समतल तरंगाग्रह W डैश आपतित है, बस इतना ही लिखना है यहाँ तक। क्या आपतित है, समतल तरंगाग्रह W डैश आपतित है। ओके बेटा, इसके बाद में ये तरंगिकाएं, जो ये स्लिट है, ये तरंगिकाएं उत्पन्न करेगी, मतलब इसका प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत की भांति कार्य करेगा और तरंगिकाएं यहाँ से क्या होगी, उत्पन्न होगी। ठीक है, मैं सुविधा की दृष्टि से कितनी बढ़ाऊंगा आगे की तरफ, 3 ही बढ़ाऊंगा। वैसे तो आप जानते हैं अनंत आती है, लेकिन मुझे चित्र बनाने में आसानी रहे और आपको समझने में आसानी रहे, इसके लिए मैं 3 को ही आगे बढ़ा रहा हूं। ओके, ये तरंगिकाएं आगे बढ़ेगी। यहां सामने क्या स्थित है, पर्दा स्थित है। यहां सामने क्या स्थित है, पर्दा, और इसके पास में हमने क्या रख दिया है, बिल्कुल चिपका के रखा गया है स्लिट के, क्या, ये लेंस। लेकिन मैं दूर दर्शा रहा हूं केवल, क्योंकि इसके बीच का जो चित्र बनाना है मुझे वो दिखना तो चाहिए ना आपको। अनिल सिंवर, कल लेट हो गए थे, आज शुरू से देख रहे हो, ठीक है देख लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये बीच में छोड़ के जाने वालों को समझ में नहीं आएगा अभी।
तो इस पर अगर तरंगिकाएं आपतित हो रही है तो होगी, वो तो पीछे वाले चित्र में हमने समझा था। इस प्रकार से थीटा बराबर 0 कोण से, थीटा बराबर 0 कोण से विवर्तित तरंगिकाएं जो आपतित हो रही है, ये तरंगिकाएं इस लेंस के द्वारा पर्दे के केंद्रीय बिंदु O पर फोकसित की जाएगी। इस प्रकार से यहां पर इनको फोकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? इस लेंस के द्वारा। लेंस का नाम है L2। यहां बात समझिएगा, मैं ये समझाने वाला हूं कि ये उचिष्ट कैसे बनाएं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्लिट के A भाग से, B भाग से और बीच वाले बिंदु का नाम लिख देते हैं अपने C भाग से जो भी तरंगिकाएं आ रही है, यहां से A से जो तरंगिका आ रही है और B से जो तरंगिका आ रही है, इन्होंने समान दूरी तय की है बिंदु O तक पहुंचते पहुंचते। चित्र की ज्यामिति से देख लीजिए, A से O तक का पथ और B से O तक का पथ समान है, अर्थात पथांतर शून्य है, अर्थात कलांतर शून्य है। और कलांतर शून्य है तो यहाँ कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। तरंगों के बीच कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा उचिष्ट। क्या बनेगा यहाँ? यहाँ बनेगा उचिष्ट। उचिष्ट का मतलब है उच्च तीव्रता का क्षेत्र। उचिष्ट का क्या मतलब है? उच्च तीव्रता का क्षेत्र। ओके बेटा, अगर यहां से कोई तरंगिका आ रही है और यहां से तरंगिका आ रही है तो इन्होंने भी तो समान दूरी तय की होगी ना। इससे इन्होंने भी क्या दूरी तय की होगी? समान। तो इनमें भी कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी। इसके एकदम क्लोज में दो बिंदु ले लो, तो यहां से जो तरंगिकाएं आएगी और ये भी समान दूरी तय करेगी, तो इनमें भी कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी। अर्थात यहां संपोषी व्यतिकरण होने के कारण क्या मिल रही है आपको? उच्च तीव्रता मिल रही है। मतलब यहां बन रहा है उच्चिष्ट बन रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पर्दे के मध्य बिंदु पर उच्चिष्ट कैसे बनता है। यहां तक अगर समस्या आपको आ रही है कोई समझने में तो अभी आप अवश्य पूछिए। यहां तक का कोई प्रॉब्लम है कि सर उच्चिष्ट कैसे बना, तो आप मेरे से पूछिएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको व्यतिकरण के अंदर उच्चिष्ट निम्निष्ट का पता हो। आपको यह पता होना चाहिए कि भी कलांतर जब शून्य होता है, कलांतर तरंगों के बीच अगर शून्य है तो क्या होता है? तब संपोषी व्यतिकरण होता है, मतलब उच्च तीव्रता का क्षेत्र प्राप्त होता है। ये बात आपके ओल्ड पुराने ज्ञान से होनी चाहिए, जो आपने व्यतिकरण पढ़ा है उससे होनी चाहिए इतनी बात। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये क्या लिख रहे थे? ऊपर स्किप हो गया, एक मिनट, क्या था ये? ज्योति तिवारी, संपोषी क्या होता है? बेटा पीछे के लेक्चर आपने देखे नहीं है मुझे ऐसा लगता है व्यतिकरण का, उसमें हमने संपोषी और विनाशी की विस्तृत चर्चा की थी। नो प्रॉब्लम। ओके बेटा विशाल सैनी, नो प्रॉब्लम सर। ओके रामनिवास जोरड, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, तो ज्योति तिवारी अगर आपके पास हमारी वेबसाइट का एक्सेस है तो बहुत अच्छी बात है, या आप हमें कॉल करके वेबसाइट का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी लेक्चर उपलब्ध मिलेंगे ये वाले व्यतिकरण से संबंधित, तो आप देखिएगा, तब आपको ज़्यादा यहाँ बेनिफिट होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। संपोषी में होता क्या है, मैं संक्षिप्त बात बताऊं तो बता देता हूं कि देखिए, एक तरंग इस प्रकार से ट्रैवल कर रही है और दूसरी तरंग इस प्रकार से ट्रैवल कर रही है। अगर श्रृंग पर, ये श्रृंग होता है, श्रृंग पर श्रृंग मिलता है और गर्त पर गर्त मिलता है किसी तरंग के लिए, तो वहाँ होता है संपोषी व्यतिकरण। मतलब परिणामी तरंग का आयाम क्या होता है? बढ़ जाता है। उसे हम कहते हैं पोषण, मतलब संपोषण हुआ है वहाँ, संपोषी व्यतिकरण हुआ है वहाँ। ठीक है, ऊर्जा बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में।
और इन दोनों तरंगों के अंदर उस स्थिति में कलांतर या तो 0 होता है या 2 पाई होता है या 4 पाई होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अब मैंने क्या किया है, एक बिंदु और लिया। मैंने एक बिंदु लिया है बेटा P नाम से। ये P एक बिंदु है, इसके लिए चर्चा करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब तरंगिकाएं यहां से मैंने बताया था कि कुछ कोण पर भी विवर्तित तो होती है। देखिए पीछे वाले चित्र में बताया था ना, ये ऊपर की ओर जाती है, नीचे भी जाती है ना, कुछ कोण पर क्या होती है, विवर्तित तो होती है इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से कुछ कोण पर क्या होती है, ये विवर्तित होती है। अब ये भी किसको मिल रही है, ये भी लेंस को मिल रही है, और लेंस पर अगर समांतर प्रकाश किरणें आपतित तो हो रही है तो लेंस क्या करेगा बेटा, लेंस उनको फोकसित करेगा फोकस तल में। तो ये बिंदु P पर फोकसित होगी, बिंदु P पर फोकसित हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो सारी की सारी तरंगिकाएं कहाँ जाके मिलेगी, P पर जाकर के मिलेगी। अब P चमकीला होगा या काला होगा, अर्थात उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, ये निर्भर करता है इन तरंगिकाओं के मध्य पथांतर पर। अब देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि A से P तक का पथ B से P तक के पथ से छोटा है। मतलब B से चलने वाली तरंगिकाओं ने ज्यादा दूरी तय की है और A से चलने वाली तरंगिकाओं ने कम दूरी तय की है। तो बताइए इनके बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, इनके बीच पथांतर उत्पन्न हो जाएगा। इनके बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, पथांतर उत्पन्न हो जाएगा। अगर तरंगिकाओं के बीच पथांतर उत्पन्न हो गया, अगर तरंगिकाओं के बीच पथांतर है तो फिर अवश्य ही क्या होगा, कालांतर भी होगा। और आप जानते हैं कलांतर पर डिपेंड करता है कि व्यतिकरण जो तरंगिकाओं के बीच हो रहा है वो संपोषी होगा या फिर विनाशी होगा। यह आपने व्यतिकरण के अंदर पढ़ा था, याद होगा आपको। तो इन तरंगिकाओं के बीच पथांतर पर निर्भरता है बिंदु P पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट बढ़ने की। तो अब हमारा बिंदु हो गया, अब हमारा बिंदु हो गया बेटा, क्या बिंदु हो गया, पथांतर को ज्ञात करना। अब हमारा क्या काम रह गया है, पथांतर को ज्ञात करना। तो प्रयास करते हैं पथांतर कैसे ज्ञात हो ये आपको बताने का, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो आप देख रहे हैं मैंने ये एक रेखा खींची है जो किनको मिलान कर रही है, स्लिट के A, B और C बिंदुओं को आपस में मिला रही है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये पथांतर ज्ञात करने का प्रयास कर रहा हूँ। पथांतर है कौन सा वैसे, ये है BN पथांतर है, यही तो पथांतर है ना। देखिए ध्यान से, AN से आगे सारे पथ बराबर हैं, तो अंतर कौन सा हुआ, यही तो हुआ अंतर। पथ का अंतर ही तो क्या कहलाएगा, पथांतर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, लिखना एक बार कि मैं क्या बता रहा हूँ, पथ का अंतर कैसे हुआ, क्योंकि इसने दूरी ज्यादा तय की है, इसने कम तय की है, तो पथ का अंतर हो गया और ये पथांतर हो गया। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, लिख के बताना मुझे। अब मैं पथांतर ज्ञात करने वाला हूँ। ये कोण है बेटा थीटा, मतलब ये तरंगिकाएं कितने कोण से विवर्तित हुई है, थीटा कोण से विवर्तित हुई है। तरंगिकाएं आपतन दिशा से कितने कोण पर विवर्तित हुई है, थीटा कोण से विवर्तित हुई है। ओके, सबको समझ में आ रहा है, लिचमा ओके, सुनीति सारण ओके बेटा, ओके ओके, सभी को समझ में आ रहा है तो सुनते रहिए, आराम से रिलैक्स कंसंट्रेट होकर के सुनते रहिए, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये टॉपिक 3 अंक में बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है और किसी के साथ मिलकर के 4 अंक तक भी आ सकता है, ठीक है।
ये एक मोटे रूप में दिखता है सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर बड़े प्रश्नों में आने के लिए यही क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। पिछले साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ध्यानपूर्वक देखते चलिए आप। अब हमारा उद्देश्य क्या हो गया, पथांतर ज्ञात करना उद्देश्य हो गया। उसके लिए देखिए तरंगिकाएं कितने कोण से विवर्तित है, थीटा कोण से विवर्तित है, ये हमने मान लिया। अगर ये कोण थीटा है, स्लिट की चौड़ाई मैंने बताई नहीं क्या आपको कितनी होती है, मैंने बताया था पहले कि बहुत ही कम, कितनी का, लैम्डा की कोटि की है। लैम्डा की क्या कोटि है, 10 की पावर -7 मीटर कोटि की है। ये कितनी छोटी स्लिट है, 10 की पावर -7 मीटर कोटि की, बहुत छोटा है। सिर्फ आपको मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है ताकि आप देख सकें इसको। ओके, अगर ये कोण थीटा है बेटा और ये भी थीटा है तो मैं जानना चाहूंगा इस कोण को, ये कितना है। ध्यान दीजिएगा, ये लंब है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना येलो कलर की, ये लंब है। किस पर, इस पर, तो इस पर भी लंब है क्यों, ये तो समांतर है, तो इस पर भी लंब हुआ ना ये तो, ठीक है, ये लंब हुआ, ये हुआ बेटा लंब। तो बताइए ये वाला कोण कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। और ये कोण कितना है, ये कोण जैसे मैं बढ़ा देता हूँ बाद में मिटा दूंगा, ये भी तो 90 है। तो 90 में से 90 माइनस थीटा वाले को घटा दिया यदि मैंने, तो कितना बचा इधर, थीटा ही तो बचा ना। इस थीटा को बढ़ाता हूँ और इसको मिटा करके एक बार पुनः भी बताता हूँ आपको मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये वाला कोण थीटा है। मैं कैसे कह रहा हूँ, इधर देखिएगा, देखिए ये इधर जा रही है तरंगिका, ओके, और एक बिना मुड़े जीरो कोण से परिकिरणित इधर जा रही है, विवर्तित तरंगिका इधर जा रही है, परिकिरणित नहीं विवर्तित। ये कोण थीटा मैंने दिखा रखा है, ये वाला बना रहा हूँ देख लीजिए। और एक मैंने इस प्रकार से डॉटेड लाइन खींच रखी है ऐसे, ओके, और एक आप देखेंगे कि हमने ऐसे एक लंब खींच रखा है ऐसे, यहां N बिंदु है, यहां A बिंदु है, ओके, ऐसा आपको चित्र में दिख रहा है। मैं कह रहा हूं बेटा ये कोण थीटा है, ठीक है, तो ये कोण कितना है, ये वाला कोण कितना है, तो ये कोण 90 है बेटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और कितना होगा। फिर मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये कोण कितना है, ये 90 है ऐसे वाला, तो फिर ये कितना हुआ, तो 90 में से ये 90 माइनस थीटा घटा दीजिए, थीटा हुआ ये वाला। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कोण। बिल्कुल सुरेशनाथ, मैंने कोण दोबारा बता दिया है। अब भी अगर प्रॉब्लम है तो तीसरी बार भी पूछिएगा आप। लाइव को हमने कुछ इस प्रकार से देखना है कि मानो हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास में आप 3 बार 4 बार भी पूछ लेते हो ना कई बार, तो आप यहाँ भी पूछिए। अगर नहीं समझ में आए तो समझ में आ जाए तो ठीक है। फिर अब देखिए बेटा, हमने एक त्रिभुज बना लिया है, इससे पथांतर ज्ञात करना था, तो पथांतर मैं इधर ज्ञात करूंगा ताकि चित्र दिखता रहेगा सामने, तो मैं त्रिभुज का यूज इजीली कर पाऊंगा। कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज का नाम है ABN। मुझे लगता है इस त्रिभुज को आपने ट्रैक आउट कर लिया होगा, आपकी नजरों के सामने होगा ये, ठीक है, ये रहा ABN, ये रहा, ओके। स्लिट की चौड़ाई मुझे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं उसको मान लेता हूं स्मॉल d। ये क्या है, स्लिट की चौड़ाई है, झिरी की चौड़ाई है कितनी, स्मॉल d मान ली मैंने अपनी ओर से, मुझे जरूरत पड़ने वाली है इसमें, इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया है, मान लिया है। अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर बनेगा लंब, थीटा के सामने हो गया ना लंब, BN लंब हो गया बटा कर्ण, कर्ण 90 डिग्री के सामने, ये कौन 90 तो है, 90 के सामने कौन हो गया कर्ण, मतलब D वाला, जरूरत पड़ने वाली थी ना D वाला, ओके। तो इसको मैं लिख देता हूं एक बार के लिए AB। तो बताइए BN कितना बढ़ता है, BN बढ़ता है D साइन थीटा, BN क्या बना, D साइन थीटा, और BN है कौन, पथांतर, BN कौन है बेटा, पथांतर है, ओके। पथांतर निकालना समझ में आ गया आपको। महेश बेनीवाल, स्कूल का तो कोई नहीं जानता भी कब खुलेंगे, सुन रहे हैं कि सितंबर तक खुल सकते हैं, सुन रहे हैं केवल, क्लियरेंस कुछ नहीं है। चलिए आप जब तक नहीं स्कूल खुलते हैं तब तक तो ऐसे हमारी पढ़ने की एक मजबूरी मान लीजिए और पढ़िए, और इसको हम लोग लगातार प्रयास करेंगे आपके लिए सुविधाजनक बनता रहे,
और आप अपने सुझाव भी हमें दीजिए, जिससे हम लोग और उसे सुविधाजनक बना सकें। और तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, घर पे बैठे रहने से तो बढ़िया है, कुछ ना कुछ सीखते रहें। ठीक है बेटा, मैंने पथांतर आपको बता दिया है। अब मैंने बताया था इसका उच्चिष्ट पर होना और निम्निष्ट पर होना, उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट पर होना किस बात पर डिपेंड करेगा, पथांतर पर डिपेंड करेगा। और इसीलिए मैंने क्या ज्ञात किया है, पथांतर ज्ञात किया है। चर्चा करते हैं आगे। मान लीजिए एक बार के लिए कि बिंदु P पर निम्निष्ट है, तो मैं चर्चा करने वाला हूं निम्निष्ट के लिए। किसकी चर्चा करने वाला हूं बेटा, निम्निष्ट के लिए चर्चा करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, हम बिंदु P पर क्या मान रहे हैं, निम्निष्ट मान रहे हैं। लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, मैं निम्निष्ट की चर्चा करके बंद कर दूंगा, उच्चिष्ट की चर्चा कल कर दूंगा। ओके बेटा, तो निम्निष्ट की चर्चा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर बिंदु P पर निम्निष्ट बन रहा है, मान लीजिए प्रथम निम्निष्ट बन रहा है, प्रथम निम्निष्ट बनता है कहां, बिंदु P पर। प्रथम निम्निष्ट का मतलब क्या है वो भी देख लीजिए। इस ग्राफ को देखिए, ये उच्चिष्ट था, इसकी चर्चा अभी मैंने की कि यहां पर आने वाली जितनी भी तरंगिकाएं हैं उनके बीच पथ का अंतर, पथांतर शून्य है, इसलिए संपोषी व्यतिकरण होगा। इसलिए यहां तीव्रता क्या है, उच्च है। यहां तीव्रता तो उच्च नहीं है भाई, यहां तो निम्न है तीव्रता। यहां निम्निष्ट बना है, इसका मतलब ये हुआ यहां कौन बन रहा है बेटा, निम्निष्ट। इसको मैं बिंदु P मान के चल रहा हूं वर्तमान कंडीशन के अनुसार। यहां प्रथम निम्निष्ट माना गया है तो उच्चिष्ट के पास में माना गया है। ये क्या बनाई गई है, स्लिट बनाई गई है। ओके, और स्लिट के मैंने कितने भाग कर लिए हैं, 2 भाग। मैंने स्लिट को मेरी ओर से कितने भागों में बांट लिया है, 2 भागों में बांट लिया है। यहां से तरंगिका जा रही है, बिल्कुल जा रही है, किधर जा रही है, बिंदु P की ओर। यहां से भी जा रही है, बिल्कुल जा रही है, यहां से भी। और ये भी कहां जा रही है, बिंदु P की ओर जा रही है। और यहां से भी जा रही है किधर, बिंदु P की ओर। लेंस आएगा, फोकसित करके बिंदु P पर ले जाएगा। ऐसा ही तो होने वाला है ना। अब मैंने क्या किया, ऐसे लंब डाल दिया तो क्या ज्ञात हुआ मुझे, पथांतर। चित्र वही है पीछे वाला। ठीक है, इस बिंदु को क्या माना था, C माना था क्या, देख लेते हैं। C माना हुआ है, ठीक है। ओके, एक बार के लिए मान लीजिए कि पथांतर जो है, पथांतर जो है किनके बीच, A व B से उत्पन्न द्वितीय तरंगिकाओं के मध्य पथांतर Bn बराबर लैम्डा हो, तो अगर पथांतर क्या है, लैम्डा है, हो तो P पर, बिंदु P पर क्या बनेगा, प्रथम निम्निष्ट बनेगा। निम्निष्ट बनेगा कौन सा, प्रथम निम्निष्ट बनेगा कहां पर, बिंदु P पर। कैसे, उसे तो समझने के लिए चित्र बता रहा हूं मैं आपको, कैसे बनेगा ये समझने के लिए हम चित्र बता रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। तो मान लीजिए पथांतर कितना है, लैम्डा हमें दिया गया है। ओके, अब आपको अगर ज्योमेट्री का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप अच्छी तरह से मुझे बता सकते हैं कि अगर ये दूरी लैम्डा है तो ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली। ठीक है, अदर कलर से बता देता हूं, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है। अगर ये दूरी लैम्डा है तो ये है बेटा लैम्डा बाई 2, आधा होगा ना। ये दूरी कितनी होगी, लैम्डा बाई 2 होगी। ओके, अरे ये क्लास तो पूरी कर लो, सोख जी का मैं बता दूं आपको टाइम टेबल देख के है या नहीं है, जो भी है अभी ये तो पूरी करो। 5 मिनट की क्लास है अपने पास, अब शेष जल्दी से सुन लीजिए आप। ये लैम्डा बाई 2 है बेटा, ये लैम्डा दूरी है। अब मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बातों को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ए सी भाग आपको स्लिट में नजर आ जाना चाहिए। ए सी भाग ये रहा, यहां से लेके यहां तक का भाग ए सी भाग है, तथा सी
बी भाग भी एक स्लिट में नजर आना चाहिए आपको। स्लिट को दो भागों में बांटा है ना, ए सी और सी बी, दो भागों में बांटा है हमने स्लिट को, ए सी और सी बी दो भागों में बांटा है, भाग दो भाग है। ओके, अब मैं क्या बताने वाला हूं कि ए से जो तरंग चल रही है और सी से जो तरंग चल रही है, इनके मध्य पथांतर है लैम्डा बाय 2। क्या बताने वाला हूं, पथांतर है लैम्डा बाय 2। और जब पथांतर लैम्डा बाय 2 होता है, जब पथांतर लैम्डा बाय 2 होता है, पथांतर लैम्डा बाय 2 है, तो कलांतर कितना होता है, कलांतर कितना होता है बेटा, फाई कितना होता है, सूत्र आपको याद है 2 पाई बाय लैम्डा गुणा में ये है लैम्डा बाय 2, तो ये होता है पाई, और कलांतर पाई होता है, तो कौन सा व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण होता है बेटा विनाशी। कौन सा व्यतिकरण होता है, विनाशी। तो बताइए इन दोनों तरंगों के मध्य कौन सा व्यतिकरण होगा, बताइए इन दोनों तरंगों के मध्य, ए और सी से उत्पन्न तरंगों के मध्य कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी। तो इनके कारण वहां पी पर तीव्रता कितनी होगी, इन दोनों तरंगों के कारण पी पर तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी, जीरो तीव्रता होगी इन दोनों के कारण, मतलब न्यूनतम तीव्रता होगी। चलिए अब एक बात और सोचिएगा, अगर यहां से तरंग उत्पन्न होती है, यहां से, और ये जा रही है तरंग, फोकस कीजिए बात पर, ये तरंग जा रही है, और एक तरंग यहां से उत्पन्न होती है, ये भी जा रही है, इन दोनों में पथांतर कितना होगा, जितना नीचे मैंने इसको लिया है ना ए से, उतना ही नीचे मैंने सी से लिया है, तो इन दोनों तरंगों के मध्य पथांतर होगा लैम्डा बाय 2 ही होगा। कितना होगा, लैम्डा बाय 2 ही होगा। तो ये भी कौन सा व्यतिकरण करेगी, ये भी विनाशी व्यतिकरण करेगी। चलो इसके नीचे एक बिंदु और ले लो, यहां से भी तरंग जाएगी भाई, प्रत्येक बिंदु से तरंगें उत्पन्न होती है, तो यहां से भी तरंग जाएगी, यहां से भी तरंग जाएगी बिंदु पी की ओर। इन दोनों में कितना होगा, पथांतर, पथ का अंतर लैम्डा बाय 2 ही होगा। फाइनली सी से उत्पन्न तरंग, फाइनली सी से उत्पन्न तरंग, द्वितीय तरंगिका कह दो चाहे, उत्पन्न तरंग और बी से उत्पन्न तरंग के पथ का अंतर कितना होगा। देखिए ये दूरी है लैम्डा बाय 2, ये दूरी है लैम्डा, और इन दोनों का अंतर भी लैम्डा बाय 2 होगा। अब मैं कह सकता हूं, अब मैं कह सकता हूं कि एसी भाग के प्रत्येक बिंदु के संगत, ध्यान दीजिए शब्दों पर, एसी भाग के प्रत्येक बिंदु के संगत सी बी भाग में ऐसे बिंदु मौजूद हैं। एसी भाग के प्रत्येक बिंदु के संगत सी बी भाग में ऐसे बिंदु मौजूद हैं जिनसे उत्पन्न तरंगिकाओं के मध्य पथांतर लैम्डा बाय 2 होगा, जिनसे उत्पन्न तरंगिकाओं के मध्य पथांतर लैम्डा बाय 2 होगा। और पथांतर अगर लैम्डा बाय 2 होगा तो कलांतर पाई होगा, और कलांतर पाई होगा तो व्यतिकरण होगा विनाशी, और विनाशी व्यतिकरण होगा तो बिंदु P पर बनेगा निम्निष्ट। बिंदु P पर क्या बनेगा, निम्निष्ट बनेगा। तो निम्निष्ट की क्या शर्त निकली, निम्निष्ट के लिए कौन सी शर्त है, निम्निष्ट के लिए शर्त यह है कि जो पथांतर है, जो Bn पथांतर है, ए और बी से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर है, वो क्या होना चाहिए, वो लैम्डा होना चाहिए। पथांतर क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। मतलब पथांतर Bn, Bn अगर लैम्डा है तो बिंदु P पर प्रथम निम्निष्ट बनेगा। क्या बनेगा, प्रथम निम्निष्ट बनेगा। यहां तक की कोई समस्या है तो मैं देखना चाहूंगा। क्लास का टाइम क्या है सर, मेरी क्लास का 8 बजे, अशोक जी का 9 बजे होते हैं, लेकिन अलग अलग डे में होता है बेटा। ये तो 9th में मैथ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भावना बेटा, आपकी क्लास का टाइम क्या है, 8 बजे क्लास का टाइम है बेटा, सुबह 8 बजे सोमवार से बृहस्पतिवार लाइव का, और बाकी क्लासें जो है डायरेक्ट वेबसाइट पर मिलती है शुक्रवार और शनिवार की, वो लाइव नहीं होती 2 दिन की। सुरेश नाथ कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। ये मुझे तो कॉम्प्लिकेशन लग रहा था, मुझे लगा आपको समस्या रह सकती है,
किसी भी बच्चे को समस्या है इसमें, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपके लिए, तो अभी लिख दीजिए ताकि मैं इसको रिपीट कर दूं, बता दूं। λ/2, अच्छा ये था आपके पहले, ओके बेटा, λ/2 मैंने आपको बता दिया है मेरी तरफ से। तो फिर भी कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, मैं एक बार संक्षिप्त में थोड़ा सा रिवीजन कर दूं। हम चर्चा कर रहे थे बिंदु P के उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने की, उसके लिए हमने पथांतर निकाला है। ओके बेटा, अब पथांतर मैंने एक बार के लिए मान लिया है, कितना है पथांतर? पथांतर है लैम्डा। एक बार के लिए मैंने माना कि पथांतर Bn क्या है? लैम्डा है। और स्लिट को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। स्लिट को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। 2 भागों में स्लिट को बांटा गया है। ओके बेटा, 2 भागों में स्लिट को बांट दिया। फिर हमने देखा कि ए सी भाग के प्रत्येक बिंदु के संगत सी भी भाग में एक ऐसा बिंदु मौजूद है जिसके लिए पथांतर कितना हो तरंगिकाओं के बीच? λ/2। और λ/2 पथांतर होने की स्थिति में, पथांतर λ/2 होने की स्थिति में कलांतर कितना होता है? पाई। और पाई कलांतर होता है जब कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी। विनाशी का मतलब निम्न तीव्रता का क्षेत्र, मतलब निम्निष्ट बनेगा। ओके, अर्थात बिंदु P पर क्या बनेगा? निम्निष्ट बनेगा। तो समय को देखते हुए द्वितीय निम्निष्ट, तृतीय निम्निष्ट और उच्चिष्ट की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में की जाएगी। और जहां तक आपके मुझे मैसेज मिले हैं उनमें एक आयुष चौधरी बता रहे हैं सर दोबारा बता दें, तो बेटा मैंने दोबारा बता दिया है, फिर भी समस्या रहती है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, निसंकोच कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल अटेंड करूंगा और आपको जवाब भी उसका दूंगा। ठीक है, फाउंडेशन क्लास नहीं होगी क्या? फिजिक्स होगी बेटा, टाइम टेबल है फिजिक्स का। इस वीक तो केमिस्ट्री की होगी, नेक्स्ट वीक मैथ की होगी, और उसके बाद में आगे के जो वीक 2 और बचते हैं, मंथ में 4 वीक होते हैं, उसमें हमारी फिजिक्स की क्लास होगी। महेश बेनीवाल, आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। जिसको भी प्रॉब्लम है मैं दोबारा बता देता हूं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, वेबसाइट पर भी पूछ सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे पूछिएगा। ठीक है, समय को देखते हुए मैं अभी आपसे अलविदा लेता हूं। आपने पूरा वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आभार।